नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा पर अपने ही आदेश पर रोक लगाई। सरकार का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत। सरकार ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारत ने अल्पसंख्यकों पर हमलों के पाकिस्तान के दावों को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान का स्वयं का बेहद खराब रिकॉर्ड। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा की कमियों और अनियमितताओं को दूर करेगी। विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती के चलते नवंबर में देश का औद्योगिक उत्पादन 6.7% की वृद्धि के साथ 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। और निशानेबाजी में नीरू ढांडा ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर 20 नवंबर को जारी अपने आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी तथा ए.जी. मसीह की अवकाश पीठ ने इस संबंध में नई विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र तथा राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित अपने ही आदेश पर रोक लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए नई समिति गठित करने का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि सरकार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा खरीद परिषद ने 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं से जुड़े इन प्रस्तावों के लिए स्वीकृति प्रदान की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए लाइटर म्यूनिशन प्रणाली, लो लेवल लाइट वेट रडार, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट प्रणाली के लिए लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट गोला बारूद तथा एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली MK2 सहित विभिन्न रक्षा प्रणालियों की खरीद की मंजूरी प्राप्त हुई है। लॉइटर म्यूनिशन का उपयोग सामरिक लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए किया जाएगा, जबकि लो लेवल लाइट वेट रडार छोटे आकार के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मानव रहित विमानों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में सक्षम होंगे। भारतीय वायुसेना के लिए हवाई क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए स्वचालित टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग प्रणाली की खरीद की मंजूरी दी गई है। यह प्रणाली हर मौसम में विमानों के उड़ान भरने और उतरने की स्वचालित रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त रक्षा खरीद परिषद ने नौसेना के लिए बोलार्ड पुल टग्स की भी मंजूरी दे दी है। यह ऐसे छोटे जहाज होते हैं जो नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को संकरे जल क्षेत्र में लंगर डालने, लंगर से बाहर निकाल के खींचने और नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पल्लवी परमार के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने भारत में अल्पसंख्यकों पर हमलों के संबंध में पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान का स्वयं का बेहद खराब रिकॉर्ड रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा भयावह और सुनियोजित उत्पीड़न एक स्थापित तथ्य है और भारत पर आरोप लगाने से ये सच्चाई छिप नहीं सकती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के सामने अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास जैसी चुनौतियां हैं। इससे निपटने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। राष्ट्रपति आज झारखंड में सरायकेला खरसावा जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और ज्ञान तभी उपयोगी माने जाएंगे जब उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचे। राष्ट्रपति ने छात्रों से मानव कल्याण के लिए तकनीकी विकास का उपयोग करने का भी आग्रह किया। NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक उपलब्धि है। इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं सुप्रसिद्ध उद्यम NIT जमशेदपुर को और भी विशेष बनाते हैं। आपके पास अवसर है कि इस परिवेश का
लाभ उठाते हुए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश तथा समाज के व्यापक हित में करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने मनरेगा योजना में मौजूद विभिन्न कमियों और अनियमितताओं को दूर करने के लिए एक नया कानून विकसित भारत जीराम जी पेश किया है। उत्तराखंड के गौचर में राज्य स्तरीय किसान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के 100 दिन के रोजगार दिया जाता था, नए कानून में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, कई तरह की विसंगतियां थी, कई जगह भ्रष्टाचार की पर्याय वो योजना बन गई थी और इसलिए मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी योजना मोदी जी ने बनाई है। तो बेरोजगारी भत्ते की पुख्ता व्यवस्था और अगर मजदूरी समय पे नहीं मिली, देर से मिली तो लंबित मजदूरी के लिए ब्याज की तरह अलग से राशि देने की व्यवस्था भी हमने कर दी है। आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 पर चर्चा प्रसारित की जाएगी। इस चर्चा में ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव रोहिणी रामदास भाजीभाकरे शामिल होंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता अधिनियम के प्रावधानों और लाभ से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनमें रोजगार की गारंटी और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। वे आज असम के नागांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार असम और पूरे पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने और विकास को गति देने में सफल रही है। असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल में हर प्रकार के विकास के काम हुए और असम में भी पहले 5 साल श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और अब 5 साल हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में ये 10 साल असम के विकास के लिए सुवर्ण काल बनने वाला है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि एआई, स्वचालन और जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल संपर्क जीवन के हर पहलू को नया आकार दे रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साह और नैतिक सतर्कता दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन अगले वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने आज दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। India would host the next AI summit. भारत अगले वर्ष एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये सम्मेलन 15 से 20 फरवरी तक चलेगा। इस सम्मेलन को एआई इम्पैक्ट समिट का नाम दिया गया है। AI Impact Summit. श्री कृष्णन ने कहा कि सम्मेलन में भविष्य को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक जिम्मेदार भूमिका पर चर्चा की जाएगी। 140 से अधिक देशों के एआई विशेषज्ञ इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पोरबंदर से मस्कत के ओमान के लिए पहली समुद्री यात्रा पर आईएनएसवी कौंडिन्य के रवाना होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह जहाज प्राचीन भारतीय तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। ये देश की समृद्ध समुद्री परंपरा को दर्शाता है। सरकार ने गंगा के तराई वाले क्षेत्रों में लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारतीय स्किमर सहित रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के प्रजनन स्थलों की रक्षा हेतु एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को आज नई दिल्ली में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन की कार्यकारी समिति की 68वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। देश के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष नवंबर में वार्षिक स्तर पर 6.7% की तेज वृद्धि हुई और इसके साथ ही ये 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अक्टूबर महीने में औद्योगिक उत्पादन में 0.5% की वृद्धि हुई थी। नवंबर 2023 में औद्योगिक उत्पादन 11.9% के उच्चतम स्तर तक पहुंचा था।
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा ने औद्योगिक उत्पादन में आई तेजी के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला और इस वृद्धि के पीछे के कारणों के बारे में बताया। औद्योगिक उत्पादन में जो बढ़ोतरी है उसके पीछे 3 तथ्यों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। इस साल नवंबर में 6.7% की जो बढ़ोतरी है वो पिछले साल नवंबर के 5% की बढ़ोतरी के ऊपर है। ये काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस नवंबर के महीने में विनिर्माण और खनन दोनों में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तीसरी बात जो कि महत्वपूर्ण है, टिकाऊ उपभोक्ता सामान होते हैं, गाड़ियां हो गई, टीवी हो गया, फ्रिज हो गए, इनमें दोहरे अंक में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में उछाल विनिर्माण क्षेत्र में 8% की वृद्धि के कारण हुआ है। ताइवान ने आज द्वीप के आसपास चीन के संयुक्त सैन्य अभ्यास की निंदा की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने आज सुबह नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और रॉकेट बलों के साथ मिलकर जस्टिस मिशन 2025 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जवाबी कार्रवाई की जा रही है और द्वीप की रक्षा के लिए सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना था। इसमें मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना, रोगियों की देखभाल, नियामक पर्यवेक्षक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के रूप में टीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। कीर्ति गुप्ता ने रजत और प्रगति दुबे ने कांस्य पदक अपने नाम किया। ये मुकाबला दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में खेला गया। जूनियर पुरुष ट्रैप में आर्यवंश त्यागी ने स्वर्ण पदक जीता। केशव चौहान और जुहैर खान ने रजत और कांस्य पदक हासिल किए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब में अत्यधिक घने कोहरे की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 130 उड़ानें रद्द की गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा पर अपने ही आदेश पर रोक लगाई। सरकार का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत। सरकार ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारत ने अल्पसंख्यकों पर हमलों के पाकिस्तान के दावों को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान का स्वयं का बेहद खराब रिकॉर्ड। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा की कमियों और अनियमितताओं को दूर करेगी। विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती के चलते नवंबर में देश का औद्योगिक उत्पादन 6.7% की वृद्धि के साथ 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। और निशानेबाजी में नीरू ढांडा ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप के महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।